नमस्कार, मैं रवीश कुमार। डॉलर को उसके हाल पर छोड़ दीजिए। उसने भारतीय रुपए को जितना कमजोर नहीं किया है, उससे कहीं ज्यादा भारत की राजनीति को झूठा बना दिया है। उसके नाम पर 2013-14 के साल में एक से एक कुतर्क गढ़ दिए गए। इन कुतर्कों ने कई लोगों को नेता बना दिया। अब डॉलर अपने झूठ का बदला लेना चाहता है। वह रुपए को छोड़कर उन नेताओं और साधु बाबाओं का पीछा कर रहा है जो कुतर्क गढ़ रहे थे कि रुपया कमजोर होता है तो सरकार की साख समाप्त हो जाती है और $1 40 रुपए का हो जाएगा जब मोदी जी आएंगे। उन्हें पता था कि ऐसा होना नहीं है। उन्हें यह भी पता था कि जनता में कुतर्क और झूठ की भूख बहुत बढ़ गई है, इसलिए सप्लाई में कमी नहीं होनी चाहिए। जो लोग आज के हुक्मरानों से 2013 के आधार पर जवाब मांग रहे हैं, उन्हें जवाब नहीं मिलेगा। उम्मीद है गोदी मीडिया ने निर्मला सीतारमण के बयान को चर्चा लायक नहीं समझा होगा। एक अपराध बोध की तरह यह मुद्दा भारत के राजनीतिक मानस में धंसा रहेगा। इसलिए 2014 के मुद्दे और वादे भूत बनकर जनता का पीछा करते रहेंगे। जब तक 2013-14 के समय के डॉलर एक्सपर्ट और आज के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी सफाई नहीं देंगे, तब ऐसा क्यों कहा करते थे, तब तक वित्त मंत्री को इसकी शिकायत नहीं करनी चाहिए कि उनकी बात को ठीक से नहीं समझा जा रहा। हर जगह यही हेडलाइन है कि रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हो गया है। आज भी रुपया ही कमजोर हुआ है और डॉलर मजबूत हुआ है। $1 82 रुपए 39 पैसे के भाव पर पहुंच गया। First of all, I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening incessantly. So obviously all other currencies are performing against a strengthening dollar. And I'm not talking technicalities, but it is a matter of fact that India's rupee probably has withstood this dollar rates going up, the exchange rate in favor of dollar strengthening is there, and I think Indian rupee has performed much better than many other emerging market currencies. डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया कमजोर नहीं हुआ है। इस एक लाइन को लेकर सोशल मीडिया में खूब लतीफे बनाए जा रहे हैं। यही राजनीति 2014 में इस देश में आई। अब वो पलटकर वही करना सीख गई है। कोई कह रहा है कि न्यूटन जी होते तो कहते कि सेब पेड़ से नहीं गिरा था, धरती पेड़ के पास उठकर आ गई थी। जो भी है, गोदी मीडिया को इस पर बहस करनी चाहिए थी ताकि यह मुद्दा कहीं तो जाकर ठहरे, उसका समापन हो। यह मसला हंसी मजाक का नहीं है, बल्कि पत्रकारिता का है और जवाबदेही का है। महंगाई बढ़ती जा रही है। सितंबर में महंगाई की दर 7.4% पर पहुंच गई। इस महीने भी तमाम चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। वित्त मंत्री कह सकती हैं कि चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई नहीं बढ़ रही है। राशन दुकानदार अशोक खुराना तनाव में हैं। कहते हैं खाने के तेल और घी से लेकर आटा, साबुन, डिटर्जेंट तक सब महंगे हो गए हैं और बिक्री भी पिछले एक महीने में 50% तक घट गई है। अक्टूबर के पहले हफ्ते तक खाने पीने के तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई थी और एक नया ट्रेंड दिख रहा था। कीमतें धीरे धीरे घटने लगी थी, लेकिन पिछले एक हफ्ते में एक बार फिर खाने पीने के तेल की कीमतें जो हैं वो बढ़ने लगी हैं और सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी सरसों के तेल और सोयाबीन रिफाइंड तेल में हुआ है, जिनकी कीमतें पिछले सिर्फ एक हफ्ते में 15 से 20 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गई हैं। पिछले एक हफ्ते में ऑयल जितने भी एडिबल ऑयल, सोयाबीन रिफाइंड है, मस्टर्ड ऑयल है, दोनों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी। एटलीस्ट 15 से 20 रुपए किलो दोनों ऑयल बढ़े। हाँ। तो मस्टर्ड ऑयल एक हफ्ते पहले कितनी थी और उसकी आज की कीमत क्या है? मस्टर्ड ऑयल होलसेल रेट जो एक हफ्ता पहले 132 था, जो आज 145-150 हो गया। हाँ। और आटा ले लीजिए, आटे का रेट भी बराबर बढ़ता जा रहा है लगातार। राइस में जाइए। सोमवार को महंगाई पर खाद्य मंत्रालय का रुख साफ करते हुए खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी असामान्य नहीं है। खाद्य सचिव के मुताबिक गेहूं निर्यात को नियंत्रित करने से देश में गेहूं की कीमतों पर काबू पाने में मदद मिली है। मैं ये फिगर से आपको यही शो करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये असामान्य नहीं है। ये फिगर्स आपके सामने हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। ये असामान्य नहीं है।
जब गवर्नमेंट को लगेगा कि ये एबनॉर्मल इंक्रीज है, गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। एनडीटीवी से बातचीत में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन अशोक मीणा ने कहा, देश में खाद्य सुरक्षा के लिए अगले साल अप्रैल तक की जरूरत के मुताबिक गेहूं और चावल के पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होंगे। गेहूं की हमारी रिक्वायरमेंट 1 अक्टूबर को जो बफर नॉर्म्स होते हैं और जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से 205 लाख मीट्रिक टन होना चाहिए और जो मेरा स्टॉक रहा है 1 अक्टूबर को वो है 227 लाख मीट्रिक टन। सरकार का आकलन है कि रबी सीजन के दौरान गेहूं की पैदावार सामान्य रहेगी और इस वजह से आने वाले महीनों में गेहूं की उपलब्धता जरूरत के मुताबिक बनी रहेगी। दिल्ली से अश्विनी मेहरा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने गेहूं की बढ़ती कीमतों पर कहा कि जितना बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है उस अनुपात में कीमतें इतनी भी असामान्य तरीके से नहीं बढ़ रही हैं। चुनावों का दाम पर असर पड़ने लगा है। जहां चुनाव है वहां रेट अलग हैं। गुजरात सरकार ने सीएनजी और पीएनजी पर से वैट में 10% की कमी कर दी है। दोनों का रेट कई शहरों में काफी तेजी से बढ़ा है। आज कैबिनेट मंत्री, गुजरात के कैबिनेट मंत्री जीतू वघाने ने बताया कि दिवाली से पहले गुजरात की जनता को गैस सिलेंडर पर 650 करोड़ की राहत दी जाएगी। इससे 38 लाख उपभोक्ताओं को फायदा होगा। उज्ज्वला योजना के हर उपभोक्ता को साल में 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। दिव्य भास्कर ने इसे गैस की रेवड़ी लिखा है। क्या गोदी मीडिया प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करेगा कि कहां गई मुफ्त की रेवड़ी की बहस, जिसे महान विचार बनाकर हफ्तों पन्ने भरे गए और डिबेट किए गए। असल में आपको यह खेल समझना होगा। इसी तरह का महान सा लगने वाला आइडिया समय समय पर क्यों लाया जाता है, ताकि उसके बहाने इस तरह से चर्चा हो कि यह काम हो जाता तो बाकी सारे सवालों के जवाब मिल जाते, हमारे आपके दुख दूर हो जाते। फिर इसके नाम पर उस समय के जरूरी सवाल गायब कर दिए जाते हैं। सिंपल सवाल है, जब गुजरात का इतना विकास हुआ है, विकास के मामले में गुजरात एक मॉडल है, तब वहां के लोगों को राहत देने के लिए 1650 करोड़ की सब्सिडी की क्या जरूरत पड़ गई? काम ही काफी था। काम दिखाकर भी वोट लिया जा सकता था। क्या यह रेवड़ी नहीं है? क्या गोदी मीडिया पूछ सकता है? क्योंकि रेवड़ियों के खिलाफ बहस वही कर रहा था। इसके बाद भी इस पोस्टर को देखकर आप खुश नहीं हो सकते। मध्य प्रदेश के दामोह में प्रेस क्लब ने पोस्टर ही लगा दिया कि दलाल पत्रकारों, पत्रकारिता छोड़ दो। इससे पता चलता है कि प्रेस के भीतर काम करने वाले पत्रकारों का भी दम घुटता जा रहा है। वे गोदी मीडियाकरण को झेल नहीं पा रहे। हर अच्छा पत्रकार अपने भीतर किसी बड़ी खबर को लेकर घूम रहा है, मगर वो न छप रही है न दिखाई जा रही। यह पोस्टर दामोह की जनता से संवाद कर रहा है, उनका आह्वान कर रहा है कि इस हालात को जनता समझे, वरना प्रेस क्लब की तरफ से यह पोस्टर नहीं लगाया जाता। यह पोस्टर शहर के लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए है, लेकिन इस पर यह भी लिखा है कि दलालों पत्रकारिता छोड़ो। इस बात की राहत है कि यह पोस्टर वॉशिंगटन पोस्ट में नहीं छपा है, बल्कि भारत के पत्रकारों ने ही छपवाकर भारत में लगवा दिया है। पत्रकारिता की यह हालत हो जाएगी, किसने सोचा था? ऐसे लोग जो पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, नेताओं की चमचागिरी कर रहे हैं, सच्चाई को छुपाकर उनका गुणगान कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बहिष्कार के लिए हम लोगों ने यह होर्डिंग लगाया है। और हम लोगों का यह प्रयास है कि ऐसे लोग जो दलाली करके पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। ये विडम्बना कहेंगे इस चीज़ के लिए कि आज से कुछ वर्षों पहले तक तो ये पत्रकारिता हम देखते थे, सहज सरल सुलभ होती थी पत्रकारिता। लोग बाग एमजे करके बीजे करके पत्रकारिता में आते थे, अध्ययन करते थे, जुझारू हुआ करते थे। पराकाष्ठा हो चुकी है। जहाँ सवाल होना चाहिए थे वहाँ पत्रकार पीआर से कर रहे हैं सरकार की, सत्ता की, और संवाददाता के रूप में पार्टी के प्रतिनिधि बन के एंकरिंग करते हैं। तब लगने लगता है कि गिर रही है पत्रकारिता का। क्या आपने ईडी और सीबीआई के सामने कभी भाजपा शासित राज्यों के मंत्रियों, नेताओं की पेशी देखी है? क्या यह मान लिया जाए कि कोई भ्रष्टाचार ही नहीं हो रहा, या फिर भारत की राजनीति में जितने भी ईमानदार लोग हैं वो सब बीजेपी में आ गए हैं और बीजेपी में भी पहले से हैं? अगर ये एजेंसियां स्वतंत्र हैं तो क्यों हर बार विपक्ष का कोई मुख्य चेहरा बुलाया जाता है और गिरफ्तार होता है?
सरकार इन आलोचनाओं के साथ अब सामान्य हो चुकी है। एजेंसियां स्वतंत्र हैं यह कहकर अपना काम चला लेती है और एजेंसियां अपना काम करती रहती हैं। जून के महीने में जब नेशनल हेराल्ड केस के मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कई घंटे की पूछताछ हुई, तब आधिकारिक तौर पर पता ही नहीं चला कि इससे निकला क्या। सूत्रों के हवाले से खबरें छपती रहीं। राहुल गांधी से ईडी ने 12 घंटे की पूछताछ की। राहुल गांधी भी जब पूछताछ के लिए गए तो उनके साथ कांग्रेस के नेता पैदल चलने लगे। कांग्रेस ने जवाब देने की कोशिश की कि इन छापों और पूछताछ से वो डरने वाली नहीं है। पूछताछ के बाद कांग्रेस मुख्यालय में एक कार्यक्रम भी हुआ जिसमें एक तरह से राहुल का सम्मान किया गया। राहुल गांधी ने खुद को भगत सिंह तो नहीं बताया, मगर यह जरूर कहा कि वे विपश्यना करते हैं और ये पूछताछ इसलिए हो रही है कि कांग्रेस अग्निवीर योजना से लेकर बेरोजगारी के सवालों को उठाती रही है। आखिरी दिन कहते राहुल जी, आपने इतनी पेशेंटली सवाल के जवाब दिए, हर सवाल को आपने सुना, आपने जवाब दिया, फिर आपने चेक किया, तो इतनी पेशेंस आप में से आपको कहां से मिल गई? आप जानते हो पेशेंस कहां से आई? कह देना था कांग्रेस पार्टी में 2004 से काम कर रहा हूं। पेशेंस नहीं आएगी तो क्या आएगी? इस बात को कांग्रेस पार्टी का हर नेता समझता है। देखो बैठे हुए सचिन पायलट जी बैठे हुए। विपक्ष अब मानसिक रूप से तैयार होने लगा है कि जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ विपक्षी दल एक साथ आलोचना करते हैं तो कुछ ने अपनी राह चुन ली है, अकेले लड़ रहे हैं। आज ही ईडी मामले में शिवसेना के नेता संजय राउत की जमानत को लेकर सुनवाई होनी थी, टल गई। आज संजय राउत की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त हो रही थी। उधर आम आदमी पार्टी आज कई घंटे तक सीबीआई मुख्यालय के बाहर जमी रही और जांच एजेंसी से लेकर मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाती रही। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री 150 दिनों से जेल में हैं। राउज एवेन्यू के जिला जज ने ईडी की मांग पर सत्येंद्र जैन का मामला दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। इसे सत्येंद्र जैन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, मगर वहां उनकी याचिका खारिज हो गई। इसके बाद जैन सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से आज अपनी याचिका उन्होंने वापस ले ली, क्योंकि मंगलवार को जैन की याचिका पर नियमित सुनवाई होनी है। सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुला लिया तो पार्टी ने भी अभियान छेड़ दिया कि गिरफ्तारी की योजना है। मनीष सिसोदिया के बयान के साथ एक पोस्टर जारी किया गया कि मेरे जेल जाने पर अफसोस मत करना, गर्व करना। मनीष सिसोदिया की तस्वीरों के कोलाज के साथ आम आदमी पार्टी ने एक और पोस्टर जारी किया और उस पर लिखा आज के भगत सिंह। इस पोस्टर में एनिमेशन का इस्तेमाल किया गया है जिसमें सिसोदिया को बच्चों का रक्षक दर्शाया गया है। वे तमाम हमलों को ढाल से रोक रहे हैं ताकि बच्ची की पढ़ाई पर असर ना पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने कहा कि मनीष सिसोदिया भगत सिंह जी का बसंती रंग पहनकर सीबीआई मुख्यालय गए हैं। अरविंद केजरीवाल सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भगत सिंह बता रहे हैं। जब सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया तब से अरविंद केजरीवाल कहते आ रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया जाएगा। आम आदमी पार्टी इसे गुजरात के चुनाव से जोड़ रही है। पार्टी यह भी नारा लगा रही है कि 8 दिसंबर को जब गुजरात और हिमाचल के नतीजे आएंगे तब जेल के ताले टूटेंगे। जिस तरह से आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ को गुजरात से जोड़ रही है, लगता है हिमाचल प्रदेश को छोड़ दे रही है। मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर जाने से पहले राजघाट गए, रोड शो भी किया। इस दौरान सीबीआई मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे संजय सिंह समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। मुकेश सिंह सेंगर की यह रिपोर्ट देखिए। इसीलिए बीजेपी घबरा गई है, इसीलिए बीजेपी डर गई है और इसीलिए झूठे केस मेरे ऊपर करवा के मुझको जेल में डालना चाहती है। लेकिन मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि हम लोग भगत सिंह के लोग हैं, हम जेल जाने से नहीं डरते।
सोमवार सुबह 9 बजे मनीष सिसोदिया ने मां का आशीर्वाद लिया और फिर ये कहते हुए निकल पड़े कि वो सीबीआई मुख्यालय जा रहे हैं पूछताछ के लिए। इन लोगों ने आज मुझे सीबीआई में बुलाया है। इनकी तैयारी अब मुझको गिरफ्तार करने की है। इन्होंने पहले सीबीआई रेड कराई मेरे इस घर में, इनको उसमें कुछ नहीं मिला, एक पैसे का कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला इनको मेरे घर में। ये पूरा केस मेरे खिलाफ जो चलाया जा रहा है ये पूरा फर्जी केस है। इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करके जेल में डालना है ताकि मैं गुजरात न जा सकूं। लेकिन सिसोदिया घर से सीधे पार्टी मुख्यालय गए, जहां से एक रोड शो निकला। देशभक्ति के गानों के साथ उनका काफिला राजघाट पहुंचा। बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद वो सुबह 11:15 बजे सीबीआई मुख्यालय पहुंचे और आबकारी पॉलिसी में कथित घोटाले को लेकर उनसे पूछताछ शुरू हुई। बीजेपी ने उनके रोड शो को एक ड्रामा करार दिया। आज सुबह से ही ड्रामा और आम आदमी पार्टी की नौटंकी हम सभी टेलीविजन के माध्यम से देख पा रहे हैं। अगर वर्ल्ड कप होगा करप्शन का तो आम आदमी पार्टी उसमें दुनिया की नंबर 1 पार्टी साबित होगी, सिद्ध होगी। तो यह कहना आज अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जिस प्रकार की दृश्य आज भारत देख रही है ये आम आदमी पार्टी का सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन। आप कार्यकर्ताओं को सीबीआई मुख्यालय तक आने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने सुबह से ही सड़क बंद कर बैरिकेडिंग की हुई थी। करीब 200 आप कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के पास इकट्ठा हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। करीब 12:30 बजे पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और आप नेताओं को इस तरह से उठाकर उन्हें डिटेन किया गया। इनमें संजय सिंह समेत कई आप नेता शामिल हैं। इस दौरान आप की कई महिला कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर बदसलूकी के आरोप लगाए। महिलाओं को गाली दे रहा है वो पुलिस वाला, महिलाओं को सड़क पे घसीट रहे हैं, उसके बाद गालियां दे रहे हैं वो लेडीज को। इनके घर में माँ बहन नहीं है क्या? आप लोग किस लिए यहाँ पर आए थे? हम लोग इसलिए आए हैं कि ये गुजरात में चुनाव हो रहे हैं और इनको चुनाव से हारने के डर से ये मनीष सिसोदिया जी को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में आबकारी मंत्री हैं। आरोप है कि उन्होंने शराब कारोबारियों के साथ मिलकर ऐसी नीति बनाई जिससे शराब कारोबारियों को लाभ मिला और इसके बदले सिसोदिया और उनके करीबियों को कमीशन दिया गया, जिसमें शराब के ठेकों के लाइसेंस से लेकर चेक करने और डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ी तक के आरोप हैं। सीबीआई ने जो केस दर्ज किया है उसमें सिसोदिया आरोपी नंबर 1 है। अभी उन्हें गुजरात आना था लेकिन आज इन लोगों ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। वो नहीं चाहते कि मनीष सिसोदिया गुजरात में जाके चुनाव का प्रचार करें। 1 महीने तक ये मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। जैसे ही 8 तारीख को नतीजे आएंगे, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। इस घोटाले को लेकर ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। 4 बार छापेमारी कर ईडी आरोपियों के करीब 150 परिसरों की तलाशी ले चुकी है। ईडी ने इस मामले में दिल्ली के जोरबाग में रहने वाले शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया है, जबकि सीबीआई आप नेता विजय नायर और हैदराबाद के शराब कारोबार से जुड़े अभिषेक बोयिनपल्ली को गिरफ्तार कर चुकी है। सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के घर में 14 घंटे तक तलाशी अभियान चलाती रही। उनका मोबाइल फोन जब्त किया गया, उनके बैंक लॉकर देखे गए। सीबीआई की टीम उनके गांव तक गई, लेकिन ये पहला मौका है जब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया का बयान दर्ज किया है। सीबीआई का दावा है कि दूसरे आरोपियों से पूछताछ और कुछ सबूतों के मिलने के बाद मनीष सिसोदिया से पूछताछ का आधार बना। हालांकि इस कार्रवाई को सियासी कार्रवाई भी कहा जा रहा है। अब देखना होगा कि जांच एजेंसी मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कहां तक कसेगी। नई दिल्ली से कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। जांच एजेंसियों को चाहिए कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी सवालों का सामना करें और बताएं कि क्या क्या आरोप हैं और छापों में क्या क्या मिल रहा है। सूत्रों के हवाले से आने वाली सूचनाएं राजनीतिक रूप से एक तरफा माहौल बनाने लग जाती हैं, तो मनीष सिसोदिया को भी कहने का मौका मिल जाता है
कि घर और गांव में जांच हो गई है, कुछ मिला नहीं तो गिरफ्तारी का रास्ता खोज रहे हैं। सन 2000 के बाद कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है। शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए वोट डाले गए। 19 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। इस चुनाव को जानकार नाटक बता रहे हैं, वही जानकार बीजेपी के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कुछ नहीं बता रहे। जेपी नड्डा पहले मनोनीत किए गए, फिर बिना विरोध के निर्वाचित किए गए और अब उनका कार्यकाल 2024 के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रतीकात्मक रूप से ही सही, कांग्रेस पार्टी में दो पक्ष चुनाव लड़ते नजर आए। दोनों ने पार्टी के भीतर और बाहर दिए गए इंटरव्यू में पार्टी को लेकर बहुत सारी बातें रखी, आलोचनाएं भी की। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। वही अध्यक्ष पद का चुनाव वहां पर कैसे होता है किसी को पता नहीं। उमा शंकर सिंह और हमारे तमाम सहयोगियों की यह रिपोर्ट देखिए। For a Congress president election? Yeah. Yes, we've had election after a long time, so this is the first time we voted. सचिन पायलट अकेले कांग्रेस नेता नहीं हैं जो पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोट दे रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव करीब 22 साल बाद हो रहा है और कांग्रेस की एक पूरी पीढ़ी इस दौरान युवा कार्यकर्ताओं से अब अनुभवी नेताओं में बदल चुकी है, जो अपने अपने राज्यों में स्थापित हो चुके हैं और अब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। Open election, anybody can vote. It's a secret ballot, तो किसी के लिए भी वोट डाल सकता है। लेकिन जो प्रक्रिया है वो बड़ी निष्पक्ष रही और बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव प्रचार भी हुआ है, लोगों ने अपनी बात को रखा है और दो प्रत्याशी थे और दोनों अच्छे कांग्रेस नेता हैं और 19 तारीख को मतगणना के बाद एक नया अध्यक्ष मिले। इस बार कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की एक खास बात यह है कि इसमें खड़े दोनों उम्मीदवार गांधी परिवार से बाहर के हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर। दोनों ही उम्मीदवारों ने अपने वोट अपने गृह राज्यों में डाले। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहां अपना वोट कर्नाटक के बेंगलुरु में डाला, वहीं शशि थरूर ने केरल के तिरुवनंतपुरम में मतदान किया। बीते 40 दिन से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेल्लारी में मतदान किया। उनके साथ 39 और डेलीगेट्स ने वोट डाले। इसके लिए भारत जोड़ो यात्रा के रास्ते में ही एक खास बूथ बनाया गया था। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिल्ली में मतदान किया। Ma'am, are you happy? I have been waiting for a long time for this case. 80 की उम्र छू रहे मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्मीदवारी के पीछे गांधी परिवार का समर्थन देखा जा रहा है। खड़गे अनुसूचित जाति से आते हैं और लगातार 9 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। उन्हें सोलिल लादा सरदार यानी अजय योद्धा कहा जाता है। अध्यक्ष पद के चुनाव में भी उन्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा है। It is a part of our internal election. It is not general election. So whatever we have discussed in the elections or whatever we have said, it is friendly. There is nothing, and together we have to build the party. Today I called Mr. Kharge and I wished him well, and I said that whatever has happened, we remain colleagues and friends. He's a respected elder of mine, and I look forward to working with him after this is over. And he said the same to you, he said, and I'm very grateful. We have to approach this in the right spirit. There is no enmity between us. इस चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत तय मानी जा रही है। वो जीते तो कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले दूसरे नेता होंगे। उनसे पहले एस निजलिंगप्पा 1968 से 69 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। उस समय भी कांग्रेस में संकट का दौर था और अब भी कांग्रेस संकट में है और किसी के लिए भी अध्यक्ष पद को निभाना एक बड़ी चुनौती होने जा रहा है। नए कांग्रेस अध्यक्ष को पदभार संभालते ही अग्नि परीक्षा देनी होगी। राजस्थान में सत्ता का संघर्ष थमा है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद 2024 का आम चुनाव सामने। राजस्थान कांग्रेस में सत्ता संघर्ष अभी ताजा ही है, पूरी तरह थमा नहीं है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, कई राज्यों में पार्टी के अनुभवी नेताओं को युवाओं से चुनौती मिल रही है।
अनुभवी नेताओं के बीच भी संघर्ष आए दिन देखने को मिलता है। नए अध्यक्ष के लिए इस सब के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती रहेगी। खड़गे साहब बहुत भारी बहुमत जीतेंगे, बहुत अनुभवी व्यक्ति से धनी है, उनका अनुभव ही काम आएगा और अनुभव से ही काम होता है। देखिए, युवा शक्ति जो होती है वो अपनी मेहनत कर सकती है, अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता है, उसी के आधार पर उनका लाभ हम सबको मिलेगा। कायदे से कांग्रेस अध्यक्ष की दौड़ में अशोक गहलोत को शामिल होना था, लेकिन वो शुरू में ही इससे बाहर हो गए और जिस समाधान की कांग्रेस को तलाश थी वो अब उनके लिए सबसे बड़ा संकट बन चुका है। देश की आजादी के 75 सालों में 42 साल कांग्रेस का अध्यक्ष पद गांधी परिवार के पास रहा और 33 साल गांधी परिवार के बाहर। एक बार फिर अध्यक्ष पद गांधी परिवार के बाहर रहेगा। जो भी नया अध्यक्ष होगा उसे राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से ताकत जरूर मिलेगी, लेकिन उस ताकत को वो कैसे आगामी राज्य विधानसभा चुनावों और 2024 के आम चुनावों में भुना पाएगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव के लिए कांग्रेस में लंबा मंथन चला। नए अध्यक्ष के लिए चुनाव का अध्याय खत्म हो चुका है। 19 अक्टूबर को मतगणना की औपचारिकता होगी। 24 साल बाद कांग्रेस को कोई नया गैर गांधी अध्यक्ष मिलने जा रहा है, लेकिन देखना है कि 24 में वो पार्टी को क्या देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो इतिहास का दर्दनाक हिस्सा है, लेकिन उन्हें लेकर जो राजनीति हुई, जिस तरह से उनका राजनीतिक इस्तेमाल हुआ, वो और भी दर्दनाक है। जब कश्मीर फाइल्स फिल्म आई तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए हाउसिंग सोसाइटी के मेंबरानों ने माहौल बनाना शुरू कर दिया। गोदी मीडिया भी लग गया। लोगों से अपील की जाने लगी कि इस फिल्म को देखने आइए, देश की रक्षा से जुड़िए। लेकिन वही कश्मीरी पंडित अपने ही नाम पर की जाने वाली राजनीति से लगता है बाहर कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में जब से कश्मीरी पंडितों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया है, कश्मीरी पंडित असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जाहिर है उनके साथ जो अतीत में हुआ है, ऐसी घटनाओं से उनके मन में आशंकाएं पैदा होंगी। कश्मीरी पंडित घाटी में भी प्रदर्शन करते रहे कई दिनों तक। भारत माता की जय! भारत माता की जय! कश्मीर से जम्मू तक इन कश्मीरी पंडितों की मायूसी भरी आवाजें न केंद्र सरकार तक पहुंच रही हैं और न ही जम्मू कश्मीर के प्रशासन तक। रिलोकेशन, रिलोकेशन। दीपक भाई तेरे बलिदान से इंकलाब आएगा। पिछले 158 दिनों से ये जम्मू के इलाके में प्रदर्शन कर रहे हैं कि इन लोगों को रिलोकेट किया जाए, क्योंकि इनकी जान घाटी में सुरक्षित नहीं है। सरकार ने तो इनकी आवाज नहीं सुनी, लेकिन इस बीच कई और टारगेट किलिंग्स हो गईं। मोदी जी, आप हमें बताइए करना क्या है, हमें जीना है या मरना है, आप हमारे कर्ताधर बताइए। इन लोगों का दावा है कि कश्मीर में सुरक्षा हालात गंभीर हैं, लेकिन केंद्र सरकार इससे बेपरवाह है और बस सामान्य हालात की रट लगाए हुए है। जिस सरकार ने इस समाज को बचाने की बात की थी, इस समाज को न्याय दिलाने की बात की थी, आज वही सरकार आंखें मूंदे हुए बैठी है, मौन व्रत धारण करे हुए बैठी है। कश्मीरी पंडित समाज पिछले 5 महीनों से न्याय की गुहार लगा रहा है। मोदी जी से बता रहा है कि मोदी जी हमारी जानें बचाइए। 7 कश्मीरी पंडित 1.5 साल में मारे गए हैं, 23 हिंदू कश्मीर में मारे गए हैं। टूरिज्म की वाहवाही लूटी जाती है, ट्विटर पे गीत गाए जाते हैं, बट ये हिंदू समाज जो कि पिछले 32 साल से प्रताड़ित है, इसकी आवाज नहीं सुनाई जाती। घाटी में फिलहाल 800 कश्मीरी पंडितों के परिवार हैं, लेकिन अब ताजा हत्याओं के बाद उनमें से भी कई घाटी छोड़ रहे हैं। उधर पंडितों को घाटी छोड़ता देख प्रशासन ने बायोमेट्रिक से हाजिरी शुरू कर दी है। लोग इसे भी खतरनाक मानते हैं, क्योंकि इससे उनकी मौजूदगी किसी भी दफ्तर में निश्चित की जा सकती है। शोपियां, कुपवाड़ा, बांदीपुरा में ज्यादातर लोग डर के मारे अपनी नौकरी पर रिपोर्ट नहीं कर पा रहे, जिसके चलते प्रशासन ने अब इनकी तनख्वाह काट ली है। हमें बार बार सैलरीज के लिए तरसाया जा रहा है। हर बार हमारे को
सैलरीज बंद की जा रही है। अभी भी हमारी 5 महीने 6 महीने इसी तरीके से सैलरीज बंद रखी जा रही हैं, जबकि फेस्टिवल सीजन दिवाली है आगे, हर एक को बोनस मिलता है इस चीज के लिए, हर एक जगह पे खुशियां मनाई जाती हैं, पर हमारे घर में हमेशा अंधेरा ही रहता है। 157 डेज से हम लोग यहाँ दर्दा प्रदर्शन पे है। एलजी महोदय द्वारा एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए थे, बट अफसोस से कहना पड़ रहा है आज तक वो हमारे पास यहाँ सुध बुध लेने नहीं आए। हम आज गवर्नमेंट से गुहार करते हैं कि एक कमेटी की जाए नोडल अफसर द्वारा, जो हमारे ग्रीवेंसेस को लेके एटलीस्ट उनकी रिड्रेसल जल्दी से जल्दी हो पाए। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि भारत सरकार के दावे फेल हो चुके हैं। सर, टारगेट किलिंग लगातार कश्मीर में हो रही है सर, अभी भी कल 2 दिन पहले जो है कश्मीरी पंडित, ये कभी बंद नहीं होगा जब तक इंसाफ नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा। और इसको बंद करने के लिए जितनी भी शोर करते हैं, कहते हैं कि जहाँ बहुत सब कहते थे पहले 370 से ये हो रहा, आज तो 370 नहीं है, मेरी क्यों मृत्यु हो रही है, इसके जिम्मेदार कौन है बताइए मुझे। कश्मीर घाटी इस साल ना जाने कितनी बार लाल हो चुकी है। कश्मीरी पंडितों का ये आरोप है कि राजनीतिक पार्टियों को सिर्फ चुनाव लड़ने से मतलब है, उनकी सुध-बुध लेने का समय उनके पास नहीं है। इस बीच विपक्ष का ये आरोप है कि धारा 370 हटाए जाने के बावजूद भी घाटी में ना तो आतंकवाद और ना ही अलगाववाद खत्म हुआ है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। महाराष्ट्र में अंधेरी पूर्व की सीट पर उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी ने मुरजी पटेल की उम्मीदवारी वापस ले ली है। उद्धव ठाकरे को बेदखल करने के बाद यह पहला चुनाव है जहां ठाकरे बनाम शाह के बीच परीक्षा होती, लेकिन बीजेपी ने अपना उम्मीदवार ही वापस ले लिया। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। इस तरह से बीजेपी और उद्धव ठाकरे, शिवसेना गुट अब आमने सामने नहीं होंगे। बात अगर किसी परंपरा की है या थी तो बीजेपी को उम्मीदवारी का ऐलान करते समय इसका ध्यान क्यों नहीं आया। पहले राज ठाकरे, फिर शरद पवार और एकनाथ शिंदे गुट के विधायक प्रताप सरनाईक की अपील काम कर गई। बीजेपी ने अंधेरी विधानसभा उपचुनाव से अपने उम्मीदवार मुरजी पटेल का नाम वापस लेने की घोषणा कर दी। हम पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी ने हमको आदेश दे दिया वापस लेना। किसी दिवंगत विधायक की पत्नी जब चुनाव लड़ती है तो सहानुभूति पूर्वक ये बातें होनी चाहिए। ये महाराष्ट्र की संस्कृति है और मुझे लगता है इस संस्कृति की हमने सबने बात करनी चाहिए। महाराष्ट्र का इतिहास की बात करनी चाहिए, महाराष्ट्र को आगे लेके जाने की बात करनी चाहिए। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके ने इसके लिए सभी दलों का आभार माना। भाजपा के या किसी जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और जिन्होंने बताया कि आप ये पोट निवडणूक बाय इलेक्शन बिनविरोध होना चाहिए, उन सबके मैं आभारी हूँ। महाराष्ट्र में सांसदों विधायकों की मौत के बाद उसके परिवार वालों की उम्मीदवारी पर अमूमन दूसरे दलों के उम्मीदवार न खड़े करने का चलन है। हालांकि अंधेरी में ये परंपरा टूटती लग रही थी। 14 अक्टूबर को ऋतुजा लटके और मुरजी पटेल दोनों ने अपने हजारों समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपना नामांकन पर्चा भरा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से सबको महाराष्ट्र की राजनीतिक परंपरा याद आ गई। शिवसेना इसे बीजेपी की हार का डर बता रही है। उन्होंने खेल रचा कि अपने बी टीम को कहा कि आप एक पत्र लिखिए, सी टीम को कहा आप एक पत्र लिखिए, ताकि हम ये महाराष्ट्र की जनता के सामने, मुंबई की जनता के सामने कह सकें कि हम आप लोगों के निवेदन से पीछे जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि बीजेपी को हार का डर सता रहा था और डर के मारे भागे हुए हैं। वो कोई सहानुभूति, कोई नैतिकता, इन सब से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। हालांकि रमेश लटके के निधन पर उनकी पत्नी के सामने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करने का सुझाव देने वाले शरद पवार ने बीजेपी के फैसले का स्वागत किया है। आज उद्धव का सिलसिला है कि उन्होंने सेशन किया है और आवाज की बात भी उन्होंने फर्जी की कही। उन्होंने कहने की क्या जरूरत है। जब हम एक राय लेते हैं कि 1 साल का चुनाव परिवार का सदस्य आवाज कर सकते तो अच्छा है, और इसलिए हम लोगों ने पहल की और अच्छी बात है कि बाकी लोगों ने इसको स्वीकार किया। जब से बीजेपी शिवसेना अलग हुई है तब से महाराष्ट्र की राजनीति में कटुता बढ़ गई है। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद से तो नफरत की राजनीति राज्य में चरम पर है। इसलिए जानकारों का मानना है कि बीजेपी के इस फैसले में महाराष्ट्र की राजनीतिक परंपरा का सम्मान कम, भविष्य के राजनीतिक समीकरण का गुणा भाग ज्यादा है। मुंबई से कैमरन राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
अगर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार वापस लिया होता, कल्पना कीजिए, या उद्धव ठाकरे ने अपना उम्मीदवार वापस लिया होता, तो गोदी मीडिया क्या करता? यही कारण है कि इतने सारे चैनल और अखबार के होने के बाद भी बहुत कम जानकारियां आप तक पहुंच रही हैं। ब्रेक ले लीजिए। 'छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदा जा रहा है। कई राज्य इस योजना को अपनाने की बात करने लगे हैं, मगर विधानसभा में सरकार ने जो आंकड़े पेश किए हैं उसे भी देख लेने की जरूरत है। अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में करीब 1 करोड़ गौवंश हैं। सुराजी गांव योजना के तहत आवारा घूमने वाले मवेशियों के लिए भी ऐसे गौठान बनाए गए। बाद में इसमें गोधन न्याय योजना जुड़ी। 2 रुपए में पशुपालकों से गोबर खरीदा गया। इसी गौठान में मिले गोबर से गांव में स्व सहायता समूह की महिलाएं 10 रुपए प्रति किलो में जैविक खाद और दूसरे उत्पाद बनाकर बेचती हैं। योजना इतनी कामयाब कि कोरबा में चोरों ने 30 क्विंटल गोबर पर हाथ साफ कर दिया। ऐसा सरकार ने विधानसभा में खुद माना। सरकार ने विधानसभा के पटल पर एक और बात रखी जिससे सुर्खियों में आई इस योजना की कामयाबी पर सवाल हैं। 20 जुलाई 2020 में जब ये योजना शुरू हुई तब गोबर खरीदने के केंद्र भी गिने चुने थे। फिर भी 31 मार्च 2021 तक हर दिन औसतन 18,000 क्विंटल गोबर की खरीदी हुई, लेकिन अगले ही साल यानी मार्च 2022 तक हर दिन औसतन 5,000 क्विंटल गोबर ही खरीदा गया। यही नहीं, गरियाबंद, मुंगेली, बलौदाबाजार, कांकेर जैसे जिले में गोबर खरीद से ज्यादा मात्रा का इस्तेमाल वर्मी कंपोस्ट बनाने में हुआ। सूरजपुर जिले में तो 22,230 क्विंटल गोबर की खरीद हुई, लेकिन खाद बनाने में 69,484 क्विंटल गोबर का उपयोग हो गया। सरकार का दावा है कि योजना से 2,89,000 से अधिक ग्रामीण जुड़े हैं। गोबर से जुड़े उत्पाद 11,187 महिला स्व सहायता समूह बना रहे हैं, जिससे 83,874 महिलाओं को सीधा फायदा हो रहा है। बचाव में सरकार की अपनी दलील है, विपक्ष के अपने वार। उसे योजना में भ्रष्टाचार दिख रहा है और पूंजीपतियों का फायदा भी। ये आरोप बिल्कुल असत्य है और सामान्य तौर पर ऐसा मतलब जनरल टाइप की बात नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिक बताओ कहाँ पे हुआ है, और जब ये जानकारी दी जाएगी कि इस जगह हुआ है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। गोधन न्याय योजना के तहत में उन्होंने पिछली बार 18,000 मैट्रिक टन इन्होंने गोबर खरीदा, ऐसा उन्होंने जानकारी दिया। और उसमें से आधा से ज्यादा गोबर तो इनका बह गया, क्योंकि उन्होंने गोबर खरीदा ही नहीं था, पैसे का लेन देन हुआ था। अभी इनका कहना है कि 5,000 मैट्रिक टन इन्होंने गोबर खरीदा है, और पिछली बार जब गोबर खरीदा था उसमें भी इन्होंने मिट्टी मिला करके हमारे जो किसान हैं उनको अधिक दरों पर उन्होंने कहते हैं किसानों को दे दिया। तो ये इस सरकार की सोची समझी चाल है, किसानों को किस तरीके से बेवकूफ बनाया जाए, और इसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। इस भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बस्तर के कांकेर जिले के दुर्गु कांदल गांव में गोठान का बोर्ड लगा है, समिति बनी है, लेकिन न तो गोबर खरीदा जा रहा है, न ही गौवंश की देखभाल होती है। उल्टा ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी जमीन गौठान के नाम पर कब्जा ली गई है। यहाँ पे बोलते हैं गोबर खरीदते हैं क्या? आज तक नहीं खरीदे। आज तक नहीं खरीदे। यहाँ पे पानी वानी पिलाते हैं क्या गाय? वो तो बंद हुआ सर। हाँ। वो हुआ है। हाँ। बोर यहाँ का बोर बंद है ना। हाँ। और चारा वारा देते हैं कि नहीं? वहाँ कहा दे सर, तब वहाँ से मेरा जमीन को चपक दिया और पैसा दूंगा कि बोल रहा हो, अब तक पैसा नहीं मिलेगा। क्या मतलब आपका जमीन कहाँ है? यही तो है, इस जगह से। ये आपका पट्टा वाला जमीन? हाँ, आप पट्टा का है ना। यहाँ गोबर ओबर बेचते हो क्या ले जाके? वे गोबर तो नहीं बेचे हैं सर। गोबर नहीं बेचे? यहाँ डॉक्टर लोग आते हैं, बताते हैं कि पूरा जानवर लोग को जाके इंजेक्शन लगाते हैं, तो आते हैं क्या यहाँ डॉक्टर? अब पता नहीं। वैसे सरकार दीपावली से पहले किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और गोबर विक्रेताओं को लगभग 180 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के भुगतान की बात कह रही है। संसद में कृषि की स्थायी समिति ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया था कि वो गोधन न्याय योजना की तरह गोबर खरीदने की कोई योजना बनाए। मध्य प्रदेश समेत 8 राज्य इस पर काम भी कर रहे हैं। योजना का प्रारूप अच्छा है, सुराजी गांव का सपना भी, लेकिन धरातल पर सब कुछ ठीक नहीं और छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश आंकड़े इसकी ही तस्दीक कर रहे हैं।
बस्तर से अपने सहयोगी विकास तिवारी और रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।